अस्सलाम वालेकुम। आज हम नेक्स्ट लेक्चर न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे 15 चैप्टर के। न्यूमेरिकल है 15.1। इसकी स्टेटमेंट आप बुक्स खोल लीजिएगा। इसकी स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा हूँ, साथ साथ आप उसको समझिए। और यहाँ पे मैंने उसका डाटा यहाँ पे इस्टेब्लिश किया हुआ है। An EMF of 0.45 volt is induced between the ends of a metal bar moving through a magnetic field of 0.22 टेस्ला। क्या कह रहा है? कहता है कि एक मेटल बार थी जिसके अंदर मोशनल EMF पैदा हुई, कितनी? 0.45 वोल्ट की, और उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड कितना अप्लाई किया गया था? 0.22 टेस्ला। ये हो गई एक बात, ये एक केस का डाटा दे रहा है वो। उसके बाद वो क्वेश्चन करता है कि अगर व्हाट फील्ड स्ट्रेंथ वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस एन EMF ऑफ 1.5 वोल्ट बिटवीन द एंड्स ऑफ द बार assuming that all the factors remains the same। कहता है कि अगर हम वहां पे EMF पैदा करना चाहें 1.5 वोल्ट की, पहले कितनी हो रही थी? 0.45। अगर हम पैदा करना चाहें 1.5 वोल्ट की, तो हमें वहां पर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करना होगा? आपको याद होगा टॉपिक की बात, मोशनल EMF में जो वैल्यू थी EMF की, वो किस पे डिपेंड कर रही थी? V पे, B पे, L पे और एंगल थीटा पर। यहां पर वो कहता है कि अज्यूमिंग ऑल द फैक्टर्स रिमेन द सेम। सिर्फ किसको चेंज करने की बात कर रहा है वो? B को। कि अगर हमें EMF ज्यादा चाहिए, 1.5 वोल्ट चाहिए, तो हमें B कितना अप्लाई करना होगा? तो इसको सोल्यूशन इसका क्या है? हमने सिंपली क्या करना है, पहले केस के लिए एक्सप्रेशन बनाना है। पहले केस का एक्सप्रेशन, EMF पैदा हुई, उसको हमने डिनोट कर दिया EMF 1 इज इक्वल टू VBL साइन थीटा। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड B के साथ सबस्क्रिप्ट लगा दिया मैंने 1। जो किसी डिजिट के साथ नीचे आता है उसे सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, और जो ऊपर आता है उसे सुपरस्क्रिप्ट। तो यहां पे मैं सबस्क्रिप्ट डिनोट कर रहा हूं B1। बाकी जो वेरिएबल्स हैं उसने बोला कि सेम है फैक्टर्स, उनमें चेंजिंग नहीं आ रही। ये बन गया एक्सप्रेशन पहले केस का। जो दूसरा केस, उसके लिए एक्सप्रेशन बनाया मैंने कि E2 इज इक्वल टू VB2L साइन थीटा। तो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन, इन दोनों में से हमने फाइंड आउट किसे करना है? B2 को। उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को, यहां पर इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 2 पे। यहां पे आप लिख लें डिवाइड 1 बाय 2। E1 डिवाइड बाय E2 इज इक्वल टू VB1L साइन थीटा डिवाइड बाय VB2L साइन थीटा। यहां पर बाकी फैक्टर सेम थे, सारे क्रॉस हो जाएंगे और बचेगा B1 डिवाइड बाय B2। इससे आगे बिल्कुल सिंपल है, आपने B2 को एलिमिनेट कर लेना है एक्सप्रेशन में से। एक्सप्रेशन बन जाएगा यहां पर B2 इस साइड पे आ जाएगा, और ये जो यहां पर E1 ओवर E2 रेशो है, ये बराबर के दूसरी तरफ जाएगी तो उलट कर जाएगी, E2 ऊपर आ जाएगा और E1 नीचे आ जाएगा। पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। ये आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है इसकी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं 15.2। क्या कहता है 15.2 में? The flux density B in a region between the pole faces of a horseshoe magnet is 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। आपको मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू दे रहा है। B कितना है? 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर कहता है। उसके बाद डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड। अगर हम इसको डायग्राम में ऑब्जर्व करें कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड उसने दिया हुआ है ये डायरेक्टेड डाउनवर्ड है, इसको हमने डिनोट कर लिया। उसके बाद कहते हैं फाइंड द EMF इंड्यूस्ड इन अ स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर में हमने जो पैदा होने वाली इंड्यूस्ड EMF है उसका एक्सप्रेशन, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 5.0 सेंटीमीटर लॉन्ग उसकी जो कंडक्टर है उसकी लेंथ बता रहा है। हमने यहाँ पे लेंथ भी मेंशन कर दी, L = 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, कितना हो जाएगा? 0.05 मीटर। उसके बाद कहते हैं परपेंडिकुलर टू B। ये जो लेंथ है, ये जो बार मैग्नेट है, सॉरी, ये जो स्ट्रेट वायर की लेंथ है ये परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड B है। व्हेन इट इज मूव्ड इन अ डायरेक्शन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजेंटल विद द स्पीड ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर की लेंथ मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी दी हुई है 100 सेंटीमीटर पर सेकंड। उसे हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 100 से डिवाइड करेंगे 1 मीटर पर सेकंड हो जाएगा।
यहां पर इस न्यूमेरिकल में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसकी तरफ चलते हैं। हमें जो डाटा में एंगल दिया हुआ है, जो हमें गिवन डाटा इबारत में जो एंगल दिया हुआ है वो कौन सा है? एंगल बिटवीन V एंड हॉरिजेंटल एक्सिस। इस कंडक्टर की बात करें, इस कंडक्टर को मैंने इस तरीके से डिनोट कर लिया, ये टॉप व्यू समझ लें, यहां से करंट इस कंडक्टर में से निकल रहा है, बाहर आउटसाइड निकल रहा है। कहता है कि ये हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल के साथ ये एक्स एक्सिस कंसीडर कर रहे हैं इसको, हॉरिजेंटल के साथ 60 डिग्री पर ये एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री पर ये कंडक्टर जो है मूव करेगा। इस कंडक्टर को हम मूव करवाएंगे 60 डिग्री पर, ये इसका वेलोसिटी वेक्टर हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अब आपके जहन में वो टॉपिक आना चाहिए मोशनल ईएमएफ का, कि जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब कंडक्टर को मूव करवाते हैं तो उस वक्त जो ईएमएफ पैदा होती है उसका एक्सप्रेशन क्या होता है? E इज इक्वल टू VBL साइन थीटा। तो हमें जो एंगल चाहिए वो कौन सा चाहिए? B और V के दरमियान का। लेकिन डाटा में कौन सा एंगल दिया हुआ है? हॉरिजेंटल एक्सिस और वेलोसिटी वेक्टर का एंगल। तो स्टूडेंट यहां पर गलती करता है, डाटा में से 60 डिग्री का एंगल उठा के फॉर्मूले में पुट करता है और बड़ा खुश होकर आता है कि आंसर हमारा ठीक है। ऐसा नहीं है। हम इसको एक बार दोबारा डाटा को देखते हैं। B दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है कंडक्टर की, एंगल बिटवीन V एंड हॉरिजेंटल एक्सिस θ1, उसको डिनोट कर लें, कोई और नाम दे लें, इज इक्वल टू 60 डिग्री। स्पीड ऑफ वायर, ईएमएफ इंड्यूस हमने कैलकुलेट करनी है। फार्मूला क्या है मोशनल ईएमएफ पैदा मालूम करने का? E इज इक्वल टू VBL साइन थीटा। ये जो एंगल है इसको मैंने थीटा डिनोट किया। इस एंगल को आपको याद होगा, ये कौन सा एंगल है? V और B, मैग्नेटिक फील्ड B और वेलोसिटी वेक्टर के दरमियान। एंगल बिटवीन V और B को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 60। उसने कितना एंगल दिया हुआ था? 60 हॉरिजेंटल के साथ। हॉरिजेंटल के साथ ये जो टोटल एंगल होता है ये कितना होता है? 90 डिग्री का। इस 90 टोटल 90 में से मैंने क्या कर दिया? 60 को माइनस कर दिया, तो पिछला एंगल कितना बचा हमारे पास? 30। वो कितना आ गया? V और B के दरमियान। तो ये वाला एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 60, ये वाला पोर्शन स्टूडेंट मोस्टली इस न्यूमेरिकल में भूल कर आ जाता है और 60 ही पुट कर होता है। 90 माइनस 60, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये आपने एंगल यहां पर पुट करना है। E इज इक्वल टू वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, यहां पर B की वैल्यू 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और फिर लेंथ हमने पुट कर दी 0.05 मीटर साइन 30। यहां पे इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा एक्सप्रेशन को और आंसर आ जाएगा आपका 1.25 10 टू पावर -2 वोल्ट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। 15.3, ये याद रहे ये टेक्निकल न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट है सिर्फ इसी एंगल की इल्यूजन की वजह से। नेक्स्ट है 15.3, इसमें भी एंगल का कंसेप्ट है। अ कॉइल ऑफ वायर हैज 10 लूप्स। A coil of wire has 10 loops. Each loop has an area of 1.5 10 to the power -3 meter square. A magnetic field is perpendicular to the surface of each loop at all the time. मतलब कि मैक्सिमम उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास आउट हो रही हैं। If the magnetic field is changed from 0.05 Tesla to 0.06 Tesla in 0.1 second, find the average EMF induced in the coil during this टाइम। हमें क्या मालूम करना है? ईएमएफ की वैल्यू मालूम करनी है। डेटाबेस ने नंबर ऑफ टर्न्स दे दिए कॉइल के। मैग्नेटिक फील्ड B जो है वो चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की इनिशियल वैल्यू और फिर मैग्नेटिक फील्ड की फाइनल वैल्यू। मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के लिए टॉपिक में हमने पढ़ा था दो तरीके हैं, या तो हम मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? phi इज इक्वल टू B डॉट A, या हम अगर हमने फ्लक्स चेंज करना है तो या B चेंज कर लें या एरिया चेंज कर लें। इस न्यूमेरिकल में क्या चेंज हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड B1 की पहले वैल्यू थी 0.05 टेस्ला, B2 की बाद में चेंज होकर कितनी होगी? 0.05 टेस्ला। हम क्या कैलकुलेट करेंगे फार्मूले के लिए? चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, तो डेल B B2 माइनस B1, 0.06 माइनस 0.05 ये आ जाएगा। डेल B की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 0.01 टेस्ला। एरिया की वैल्यू गिवन है 1.5 10 टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर। डेल T कितना टाइम लगा उसे B1 से B2 होने में? तो वो टाइम इंटरवल दिया हुआ 0.1 सेकेंड। हमें क्या कैलकुलेट करना है? EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
इंडक्शन का जो हमने लॉ पढ़ा है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसका जो एक्सप्रेशन था वो ज़हन में लेकर आए। E इज इक्वल टू एन डेल फाई ओवर डेल टी। ये एक्सप्रेशन किसका है? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कितनी ईएमएफ पैदा होगी वही तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। डेल फाई की जगह सब्स्टिट्यूट कर दें उसका फॉर्मूला डेल फाई। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाई एंड डेल फाई? अगर दोनों क्वांटिटीज कांस्टेंट है तो फाई कांस्टेंट फ्लक्स गुजर रहा है, लेकिन आपको याद होगा मोशनल ईएमएफ कब पैदा होती है? चेंज इन फ्लक्स की वजह से। तो इसमें से या तो एरिया चेंज हो रहा हो या मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें डेल फाई की जगह क्या फॉर्मूला पुट करना है? क्योंकि हमारे डाटा में बी चेंज हो रहा है तो हमने क्या लिखा? डेल बी ए। अगर एरिया चेंज हो रहा होता तो हम लिखते बी इंटू डेल ए। ठीक है, यहां पर एक्सप्रेशन डेल बी इंटू ए ओवर डेल टी है। इस एक्सप्रेशन में आप वैल्यूज पुट करें, एन की जगह 10, डेल बी की जगह 0.01 और एरिया 1.5 10 - 3, डेल टी 0.1। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका एक्सप्रेशन बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ये वाला न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। 15.5 आ सर्कुलर क्वाइल। सबसे पहला इस न्यूमेरिकल में सबसे पहला कीवर्ड क्या है? सर्कुलर। अंडरलाइन कर लें। आ सर्कुलर क्वाइल हैज 15 टर्न्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर ईच। क्वाइल गोल है, सर्कुलर क्वाइल है। हम यहां पर उसको ड्रॉ भी कर लेते हैं। कंसीडर करें कि ये एक सर्कुलर क्वाइल है जिसका प्लेन कुछ इस तरीके से तिरछा पड़ा हुआ है। The plane of the coil lies at 40 डिग्री टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कहता है उस क्वाइल का, सर्कुलर क्वाइल का जो प्लेन है यानी कि सरकमफेरेंस, वो 45 डिग्री पर पड़ा हुआ है। वो कितने पर पड़ा हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के साथ 45 डिग्री पर पड़ा हुआ है। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी उसने दी हुई है कितनी? 0.2 टेस्ला। नेक्स्ट है, इफ द फील्ड इज इंक्रीज्ड बाय 0.5 टेस्ला इन 0.2 सेकेंड। अगर फील्ड जो है वो इंक्रीज हो जाए 0.2 सेकेंड में, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। हमें क्या कैलकुलेट करना है? मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी है इंड्यूस्ड ईएमएफ की। नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं, रेडियस दिया हुआ है, बी पहले वैल्यू, बी की बाद में चेंज होने के बाद वैल्यू, डेल बी हम कैलकुलेट करेंगे b2 - b1 0.5 - 0.2, डेल बी कितना आ जाएगा? 0.3 टेस्ला। एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ क्वाइल एंड बी, जो एंगल हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टेटमेंट में, वो कौन सा है? 40 डिग्री। स्टूडेंट यहां पे गलती करता है कि 40 डिग्री के साथ सॉल्व कराता है एक्सप्रेशन, तो ये एंगल फॉर्मूले में पुट नहीं करना। ये एंगल कौन सा दिया हुआ है? स्टेटमेंट को गौर से सुने। एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द क्वाइल एंड मैग्नेटिक फील्ड बी, उसको मैं डिनोट कर रहा हूं θ1 से। वो कितना दिया हुआ है? 40 डिग्री। अब यहां पर टाइम कितना दिया हुआ है? 0.2 सेकेंड। ईएमएफ हमने कैलकुलेट करनी है। सॉल्यूशन क्या होगा इसका? ईएमएफ कैलकुलेट करने का सिंपल फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू एन डेल फाई ओवर डेल टी, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर देखें, ये जो डेल फाई है इसकी वैल्यू मैं क्या पुट करूंगा? डेल बी ए कॉस थीटा। हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बी का क्या फॉर्मूला है? ये वेक्टर फॉर्म है तो हम क्या खोलते हैं इसको? बी ए कॉस थीटा। अब अगर ये डेल फाई हो तो यहाँ पर डेल बी होगा। डेल फाई इज इक्वल टू डेल बी ए कॉस थीटा। हमारे केस में यही एक्सप्रेशन है। डेल फाई को हमने क्या लिख लिया? डेल बी ए कॉस थीटा डिवाइड बाय डेल टी। इस एक्सप्रेशन में जो थीटा है वो कौन सा थीटा है? आपको याद होगा जब हम मैग्नेटिक फील्ड 14 चैप्टर में हमने मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशन को डिस्कस किया था, तो ये जो एंगल होता है थीटा, ये किसके दरमियान में होता है? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर ऑफ द लूप। तो यहां पर हम एंगल कैलकुलेट करेंगे, जो हमने ये वाला एंगल थीटा पुट करना है। एंगल बिटवीन बी एंड ए वो कौन सा होगा? थीटा इज इक्वल टू 90 - 40। 90 - 40 क्यों किया हमने 90 - 40? लेट्स सी। ये जो प्लेन ऑफ द क्वाइल और बी के दरमियान में एंगल दिया हुआ था 40 डिग्री। अब आप याद करें कि ये जो कोई भी प्लेन हो उसका जो वेक्टर एरिया होता है वो उसके परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल टू द प्लेन। तो वेक्टर इस क्वाइल का, सर्कुलर क्वाइल का जो वेक्टर एरिया है वो तो परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर में से जो क्वाइल 40 डिग्री पर पड़ी हुई थी उस एंगल को हमने माइनस कर दिया। यहां पर टोटल एंगल कितना है? 90 का। 90 में से
40 माइनस किया, एंगल कौन सा बचेगा, V, एंगल कौन सा बचेगा, एरिया और B के दरमियान, मैग्नेटिक फील्ड B और एरिया वेक्टर के दरमियान ये वाला एंगल कितना बचेगा, टोटल होता है 90, क्योंकि नॉर्मल टू द प्लेन होता है वेक्टर एरिया। टोटल 90 में से ये जो 40 निकालेंगे तो कितना एंगल बचेगा, 50 डिग्री का एंगल बचेगा। हमने इसलिए ये एक्सप्रेशन किया, आपकी बुक्स में ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ होगा, उसको साथ ये डायग्राम से उसको देख लीजिएगा। कुछ बुक्स में ये डायग्राम बनी हुई है, कुछ में नहीं बनी हुई। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री, ये वाला एंगल पुट करना है। स्टूडेंट फिर वही गलती करता है, 40 डिग्री पुट करके आ जाता है। यहां पर E इज इक्वल टू एन डेल बी पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर कहां से आया, यहां पर एरिया देखें, ये A, डाटा में हमें कहीं एरिया नजर आ रहा है, कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा। स्टूडेंट यहां पे कंफ्यूज हो जाता है कि जी डाटा इनकम्प्लीट है, समझ नहीं आ रही, एरिया कहां से लेके आए। वही कीवर्ड जो सबसे पहले मैंने अंडरलाइन करवाया, उसने बोला था आ सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर कॉइल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। सर्कुलर कॉइल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहां से हम एरिया पुट कर देंगे, E इज इक्वल टू एन डेल बी पाई आर स्क्वायर कॉस 50 डिग्री डिवाइड बाय टाइम डेल टी। दिस इज द एक्सप्रेशन जिसमें आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। हमने यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स 15 पुट कर दिए, डेल बी 0.3, पाई आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.02 मीटर, उसका स्क्वायर ले लिया, कॉस 50 डिवाइड बाय 0.2 सेकेंड। यहाँ पर इसे आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो ये फार्मूला एक्सप्रेशन आपकी वैल्यू बन जाएगी 1.8 10⁻² वोल्ट, ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी। ये आपने प्रैक्टिस ज़रूर करना है। एक्सप्रेशन बना लिया जाता है, ये वाले जो कैलकुलेशन है स्टूडेंट से बाज़ वक़्त आंसर तक नहीं पहुँच पा रहे होते वो। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, 15.5 है और 15.6, ये बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। हमने टॉपिक पढ़ा था म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन, ये उसी से रिलेटेड है, म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन से रिलेटेड। 5 में कहता है कि 2 कॉइल्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड, an EMF of 0.8 volt is observed in one coil when the current is changing at the rate of 200 ampere per second in the other coil. What is the mutual inductance of the coil? म्यूचुअल इंडक्शन वाला टॉपिक ध्यान में लेकर आए। आपको याद होगा 2 कॉइल्स थी, एक में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ था, दूसरे के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो गई थी। ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल, वहां पे एक प्राइमरी होती थी एक सेकेंडरी, कहता है सेकेंडरी कॉइल में 0.8 वोल्ट की ईएमएफ इंड्यूस हो चुकी। पहली कॉइल प्राइमरी कॉइल में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है वो कितना है 200 एम्पियर पर सेकंड। अब उसने बोला है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, आपने इस यूनिट से पहचानना है, एम्पेयर पर सेकंड लिखा हुआ है, इस यूनिट से पहचानना है कि हमने इसको पुट क्या करना है, डेल आई पी ओवर डेल टी लिखा जाएगा। स्टूडेंट इसको सिर्फ करंट लिख देता है, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो ये यूनिट से आपने इसको ध्यान में रखना है। हमने क्या कैलकुलेट करनी है, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द 2 कॉइल्स। तो उसका एक्सप्रेशन क्या है, आपको याद होगा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की मदद से हमने जो एक्सप्रेशन निकाला था सेकेंडरी कॉइल में पैदा होने वाली ईएमएफ का, वो क्या था, ES इज इक्वल टू m डेल आई पी ओवर डेल टी। यहां से आप m को एलिमिनेट कर लें, डेल आई पी ओवर डेल टी किस में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, m इज इक्वल टू ES ओवर डेल आई पी ओवर डेल टी इज इक्वल टू, यहां पे अब इसकी वैल्यूज पुट कर दें। ES कितनी है 0.8, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी वो कितना है 200। वैल्यूज सॉल्व करें और ये आपका आंसर आ जाएगा 4 × 10⁻³ हेनरी। आपको याद होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट क्या था, हेनरी।